हेलो मेरे दोस्त, मेरे भाई, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आपने देखा था पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था कि कैसे संस्कृत से हिंदी का उद्भव हुआ, यानी हिंदी का जन्म हुआ। ठीक है। वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृति, लौकिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृतक और प्राकृतक से अपभ्रंश और अपभ्रंश से क्या हुआ, हिंदी का क्या हुआ, जन्म हुआ। और आज हम पढ़ेंगे भाषा। भाषा के बारे में आपको बता चुका हूँ कि भाषा क्या है, कि क्या कैसा होता है। आज हम पढ़ेंगे वांग्मय। ठीक है। वांग्मय क्या है, वांग्मय। देखिए बताता हूँ क्या क्या पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे वांग्मय, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, भाषा। क्योंकि मैंने आपको भाषा के बारे में बताया है, लिखाया नहीं है। फिर भाषा क्या होती है, वांग्मय क्या होता है, भाषा क्या होती है, वर्ण क्या होते हैं। वर्ण तो आप जानते हैं ना, वर्ण क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं, पद क्या होते हैं। ठीक है। उसके बाद स्वर क्या होते हैं। ये जो मैंने अभी बताया है आपको, स्वर सिर्फ मैंने आपको समझाया है। ठीक है। अब मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखाऊंगा, एकदम डिटेल्स में। ठीक है। वांग्मय क्या है, भाषा क्या है, वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, पद क्या है, स्वर क्या है। स्वर की तो एक बहुत लंबी क्लास चलने वाली है। ठीक है। क्योंकि अभी ये कम से कम 2-2.5 घंटे की क्लास है इसकी। ठीक है। पहला हम पढ़ेंगे वांग्मय। वांग्मय किसे कहते हैं, या वांग्मय क्या है। ठीक है। वांग्मय हिंदी में अगर मैं कहूँ वांग्मय, वांग्मय। ठीक है। तो वांग्मय क्या है, आप बता सकते हैं कोई वांग्मय क्या है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से, कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है। एक है वाक, एक है मैं। एक है वाक, एक है मैं। वाक का मतलब क्या होता है, वाक, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है, वांग्मय। वाक का मतलब होता है वाणी, शब्द, भाषा। वाक का मतलब क्या है, वाक का मतलब है वाणी हो गया। ठीक है। शब्द हो गया, भाषा हो गया, मतलब बोलना, वाणी से बोलना, या शब्द या भाषा वाक के अंदर आ गया। मैं के अंदर क्या आता है, मैं के अंदर आता है, इसे कहते हैं युक्ति, या भरा हुआ, या परिपूर्ण। क्या कह सकते हैं इसको, युक्ति, भरा हुआ, और क्या कह सकते हैं इसे, परिपूर्ण भी कह सकते हैं, परिपूर्ण। और एक चीज, इसको हम क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का क्या मतलब होता है, अभिव्यक्ति का मतलब होता है किसी चीज को व्यक्त करना। क्या करना, अभिव्यक्ति का मतलब है किसी चीज को व्यक्त करना, व्यक्त करना। ठीक है। व्यक्त करना या प्रकट करना। ठीक है। अभिव्यक्ति का मतलब है किसी चीज को व्यक्त करना या प्रकट करना, इसे ही अभिव्यक्ति कहते हैं। समझ में आया। वांग में 2 शब्दों से मिलकर बना है, वाक और मैं। वाक का मतलब क्या होता है, वाणी हो गया, शब्द हो गया, भाषा हो गया। ऐसी मैं का मतलब है युक्ति, भरा हुआ, या परिपूर्ण। और एक इसका मतलब क्या है, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब है व्यक्त करना या किसी चीज को प्रकट करना। समझ में आया। और सेकेंड चीज, जहां किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति हो। आया अभिव्यक्ति शब्द, आया कि नहीं आया, ये जो शब्द है आया। जहां किसी भी प्रकार की, मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं, जहां किसी भी, जहां किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति हो। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब क्या है, प्रकट करना या व्यक्त करना। अभिव्यक्ति हो, जहां किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति हो। क्या कह रहा है, जहां किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति हो, अर्थात ध्वनि संकेत, अर्थात
अर्थात मतलब ध्वनि संकेत, ध्वनि संकेत। ठीक है, ध्वनि संकेत के बाद क्या है? शब्द, यहां पे लिख दे रहा हूं, शब्द। इसके बाद इशारा, शब्द के बाद है इशारा। इशारा के बाद क्या है? पोस्टर आदि, पोस्टर आदि। जहां किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति हो, यानी किसी भी प्रकार से व्यक्त कर रहा हो, अर्थात जो चाहे ध्वनि के संकेत से हो, शब्द के संकेत से हो, या इशारा से हो, या पोस्टर वगैरह। पोस्टर वगैरह किसी चीज में लिख के टांग के, जो पोस्टर वगैरह लगे रहते हैं ना, तो ये बताने की कोशिश करते हैं, हम उनको पढ़ते हैं, फिर उनको जानते हैं कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, या हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। पोस्टर आदि किसी भाव के माध्यम से, किसी भाव के माध्यम से, किसी भाव के माध्यम से व्यक्ति अर्थ ग्रहण करता है, व्यक्ति अर्थ ग्रहण करता है। ठीक है, व्यक्ति अर्थ ग्रहण करता है या ग्रहण करने की चेष्टा करता है, या ग्रहण करने की चेष्टा करता है। वो क्या कहलाती है? वांग्मय कहलाती है। इसका मतलब है, ये कहना चाहता है जहां किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति हो, अभिव्यक्ति मतलब जहां किसी भी प्रकार का कोई चीज व्यक्त कर रहा हो या किसी चीज को प्रकट कर रहा हो, या चाहे ध्वनि के संकेत के माध्यम से हो, यानी कि बोल के, शब्द के संकेत के माध्यम से हो, या इशारा से हो, या पोस्टर से हो, किसी भी भाव के माध्यम से व्यक्ति अर्थ ग्रहण करता है या ग्रहण करने की चेष्टा करता है, उसे ही क्या कहते हैं? वांग्मय कहते हैं। समझ में आया? वही स्थिति हमारी क्या कहलाती है? वांग्मय। समझ आया? समझ में आ रहा सबको? ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करते जाएं। ठीक है, और चैनल को क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको ऐसी ही वीडियो आपके पास आती रहे, अच्छी अच्छी मेरी वीडियो जितनी भी हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने वांग्मय पढ़ लिया, और वांग्मय के बाद मैंने क्या बताया था? भाषा। भाषा के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब पढ़ेंगे भाषा के पक्ष। भाषा के पक्ष क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? भाषा के पक्ष होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? कौन कौन से होते हैं? भाषा के पक्ष, भाषा के पक्ष होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? पहला है लिखित, दूसरा क्या है? मौखिक। पहला लिखित पक्ष, दूसरा है मौखिक पक्ष। लिखित का मतलब होता है लिखकर, किसी भी चीज को लिखकर समझाना या लिखकर बताना। मौखिक का मतलब होता है बोलकर। मौखिक का मतलब क्या होता है? बोलकर। किसी भी चीज को मानव अपने विचारों को, मानव अपने विचारों को पूर्णता एवं स्पष्टता के साथ, पूर्णता और स्पष्टता के साथ, क्या क्या? पूर्णता और स्पष्टता के साथ, सरल या सशक्त, पूर्णता या स्पष्टता के साथ प्राप्त करे एवं सरल व सशक्त साधन को भाषा माना जाता है। ठीक है, क्या कहता है? मानव के विचारों को पूर्णता एवं स्पष्टता, पूर्णता एवं स्पष्टता के साथ प्राप्त करने के सरल एवं सशक्त साधन को ही क्या माना जाता है? भाषा माना जाता है। इनके सरल और सशक्त साधन को,
स्पष्टता व पूर्णता, सरल और सशक्त साधन को ही क्या माना जाता है? भाषा माना जाता है। ठीक है, इसे अभिव्यक्ति भी कह सकते हैं, अभिव्यक्ति। समझ में आए? इसके कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं, एक लिखित एक मौखिक। ठीक है, मैं आपको हिंदी में लिखवा दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। मानव के विचारों को पूर्णता एवं स्पष्टता के साथ, मानव के विचारों को पूर्णता एवं स्पष्टता के साथ, मानव के विचारों को पूर्णता एवं स्पष्टता के साथ प्राप्त करने के सरल एवं सशक्त साधन को, सशक्त एवं सरल साधन को क्या कहते हैं? भाषा माना गया है। भाषा माना गया है। ये क्या है अपना पहला बिंदु। अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरा बिंदु, भाषा मनुष्य की, ये जो भाषा है ये मनुष्य की अभिव्यक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। भाषा मनुष्य की अभिव्यक्ति का सर्वाधिक एवं महत्वपूर्ण साधन है। समझ में आया? फिर इसके बाद क्या है अगला पॉइंट? ये सब भाषा के पक्ष के बारे में लिखवा रहा हूं। मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति मौखिक या लिखित करता है। मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति लिखित या मौखिक करता है। चौथा पॉइंट क्या है? इस आधार पर भाषा के कितने पक्ष स्वीकार किए गए हैं? भाषा के 2 पक्ष। इस आधार पर भाषा के 2 पक्ष स्वीकार किए गए हैं। कितने पक्ष स्वीकार किए गए हैं? 2 पक्ष स्वीकार किए गए हैं। और कौन कौन से हैं वो है एक लिखित और एक मौखिक। कौन कौन से हैं? एक है लिखित पक्ष, एक है मौखिक पक्ष। लिखित पक्ष का मतलब है लिखकर समझाना, मौखिक पक्ष का मतलब है बोलकर समझाना। समझ में आया? अब मैं बताऊंगा इसके लिखित और मौखिक पक्ष के बारे में। ठीक है, इतना नोट कर लो। लिखित और मौखिक पक्ष क्या होता है? मैं इसको मिटा दे रहा हूं। लिखित पक्ष का मतलब है किसी चीज को हम लिखकर समझाना। ठीक है, यानी कि हमें किसी को अगर समझाना है तो हम कैसे समझा सकते हैं? लिखकर। और मौखिक पक्ष का मतलब है बोलकर। ठीक है, पहला है लिखित पक्ष, सॉरी मौखिक पक्ष। चलो मौखिक पक्ष पहले बताते हैं। मौखिक पक्ष, मौखिक पक्ष कौन सा? मौखिक पक्ष का मतलब है बोलना और सुनना, यानी इसमें क्या जाता है? बोला जाता है और सुना जाता है। क्या चीज होती है? बोला जाता है और सुना जाता है। ये क्या होता है? मौखिक पक्ष होता है। ठीक है,
मैं अगर सीधे शब्द में बोलूं, भाषा का वह रूप, भाषा का वह रूप जो ध्वनि पर आधारित हो, वह क्या कहलाता है? मौखिक पक्ष कहलाता है। भाषा का वह रूप, भाषा का वह रूप जो भाषा का वह रूप जो मौखिक पक्ष पर आधारित हो, सॉरी, जो ध्वनि पक्ष पर क्या हो? आधारित हो। वह रूप जो ध्वनि पक्ष पर आधारित हो, भाषा का वह रूप जो ध्वनि पक्ष पर आधारित हो, वो क्या कहलाता है? मौखिक कहलाता है। ये मौखिक पक्ष कहलाता है। मौखिक पक्ष कहलाता है। समझ में आया? मौखिक पक्ष क्या होता है? अब मैं मौखिक पक्ष में ध्वनि को क्या कहते हैं? स्वनिम है। मौखिक पक्ष में, मौखिक पक्ष में, मौखिक पक्ष में ध्वनि को, मौखिक पक्ष में ध्वनि को क्या कहते हैं? स्वनिम, स्वनिम या स्फोट कहते हैं। ये पॉइंट है, नोट कर लेना। मौखिक पक्ष में ध्वनि को स्वनिम या क्या कहते हैं? ध्वनि को स्वनिम या स्फोट कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आएगा लिखित पक्ष। लिखित पक्ष में क्या होता है? लिखित पक्ष, लिखित पक्ष का मतलब है, लिखित पक्ष का मतलब है जो लिखा और पढ़ा जाता है। इसका मतलब है जो लिखा जाता है प्लस पढ़ा जाता है। मौखिक लिखित पक्ष का मतलब है जो लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। ठीक है। लिखना और पढ़ना ये मौखिक पक्ष हो जाते हैं। समझ में आया? भाषा का वह रूप जो लिखकर व्यक्त किया जाता है, भाषा का वह रूप जो लिखकर व्यक्त किया जाता है, लिखित पक्ष कहलाता है। भाषा का वह रूप जो लिखकर व्यक्त किया जाता है, लिखकर व्यक्त किया जाता है, लिखित पक्ष कहलाता है। लिखित पक्ष कहलाता है। समझ में आया? भाषा का वह रूप जो लिखकर व्यक्त किया जाता है वह क्या कहलाता है? लिखित पक्ष कहलाता है। हिंदी के लिखित पक्ष में क्या क्या आते हैं बताओ? हिंदी के लिखित पक्ष में, हिंदी के लिखित पक्ष में, हिंदी के लिखित पक्ष में वर्ण, मात्राएं, वर्ण, मात्राएं, शब्द, वाक्य, और विराम चिन्ह शामिल होते हैं। और विराम चिन्ह शामिल होते हैं। समझ में आया? इसको नोट कर लेना। मैं एक बार फिर रिपीट करवा दे रहा हूं। मौखिक पक्ष क्या होते हैं? मौखिक पक्ष का मतलब होता है बोलना और सुनना, यानी भाषा का वह रूप जो ध्वनि पर आधारित हो, मौखिक पक्ष कहलाता है। ठीक है। मौखिक पक्ष में ध्वनि को क्या कहते हैं? स्वनिम कहते हैं या स्फोट कहते हैं। ऐसे लिखित पक्ष में है। लिखित पक्ष का मतलब है लिखना या पढ़ना, यानी कि भाषा का वह रूप जो लिखकर व्यक्त किया जाता है तो क्या कहलाता है? लिखित पक्ष कहलाता है। हिंदी के लिखित पक्ष में क्या क्या आते हैं? वर्ण आते हैं, मात्राएं आती हैं, शब्द आते हैं, वाक्य आते हैं और विराम चिन्ह ये आदि क्या होते हैं? शामिल होते हैं।
चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं से समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं अगली क्लास में।